तो बच्चों अगर 9th क्लास में हो और घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है या फिर मैथ या साइंस में कहीं दिक्कत आती है तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ पे आपको हफ्ते में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे शाम 5 बजे आपकी क्लास की वीडियोस मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो चालू करते हैं आज का टॉपिक। तो अब बात ये आ रही है यहाँ पे, ठीक है, कि नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मोशन है और फोर्स के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात तो समझ में आ ही रही है। अब जरा समझो कि वो जो लॉ ऑफ मोशन है, सबसे पहला काम यही करेंगे हम कि 3 लॉ ऑफ मोशन है। कितने लॉ ऑफ मोशन है बेटा? 3। और उन तीनों को याद करेंगे, उन तीनों को याद करेंगे। तो जरा देखो, ये रहा आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज। अभी इनकी डिटेल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन एटलीस्ट स्टेटमेंट्स याद कर लो पहले। ठीक है, देखो क्या बोलता है कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। ये कहना यही चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ना, वो क्या करेगा, या तो रेस्ट में रहेगा या फिर मोशन में रहेगा एक स्ट्रेट लाइन पे, जब तक बाहर का कोई फोर्स उस पर ना लगाया जाए, जब तक बाहर का कोई फोर्स उस पर ना लगाया जाए। ठीक है, जो कि अनबैलेंस फोर्स है। अभी अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ये पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, अभी बस सबसे पहला काम यही करना है, स्टेटमेंट्स याद करने हैं। ठीक है, तो क्या है स्टेटमेंट? एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। एक ऑब्जेक्ट कंटिन्यू करता है रेस्ट में रहना या फिर और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। ठीक है, जब तक उस पे अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस फोर्स, जब तक उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। ये एक स्टेटमेंट है। ठीक है, समझ आया? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। बहुत सिंपली बोलूं तो देखो, एक चीज है कि ना, जो चीज रेस्ट में होती है वो रेस्ट में रहना चाहती है, जो चीज चल रही होती है वो चलते रहना चाहती है। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा ही है जब तक उस पर कोई बाहर का अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, दूसरा लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये रहा, कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो रेट की बातें हमने करी थी, याद करो। ठीक है, और यहाँ क्या है? वही कि रेट ऑफ चेंज है ना, कि चेंज का रेट, चेंज का रेट। समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे तो रेट का मतलब ही है ना, ठीक है, कि हम चेंज से चेंज को क्या करते हैं? कंपेयर। अब यहाँ एक नया टर्म आया, मोमेंटम। तो अभी मोमेंटम के बारे में पढ़ोगे कि मोमेंटम क्या होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? यही कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के चेंज का रेट, मोमेंटम के चेंज का रेट कितना होगा? प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, किसके? कि अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स कितना है, कि उस पर कितना अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, कितना अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, बोल रहा हूं ना कि अभी स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डिटेल को अभी समझेंगे पूरे की। समझ में आया? तो सेकंड क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, किसके? जो उस पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ना, जो उस पर अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ना, फोर्स की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। समझ आया? ये 3 स्टेटमेंट याद जरूर रख लेना। और ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, मजेदार। कहता है टू एवरी एक्शन, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। समझ आया कि नहीं? हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, और वो जो है 2 अलग अलग बॉडी पे काम करता है। समझ आया? कोई दिक्कत है? ये तीनों स्टेटमेंट को एक काम करो, लिख लो, चैप्टर का नाम डाल लो। चैप्टर 8 है तुम्हारा ये। ठीक है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, और ये तीनों स्टेटमेंट को लिख लो, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और तीनों स्टेटमेंट को लिख के फटाफट अभी के अभी याद कर लो, 2 मिनट दे रहा हूं बस। जो हिंदी मीडियम वाले हो वो हिंदी में लिख लेना। बुक है ना? बुक है? नहीं है? अच्छा, मैं दे देता हूँ। ठीक है बच्चों, आप लोग भी जल्दी से इसको नोट कर लो, ये तीनों स्टेटमेंट को, और उसके बाद याद भी इसको साथ के साथ कर लेना। ठीक है, और उसके बाद फिर अभी मैं माइक ऑफ कर देता हूँ जितनी देर ये काम हो रहा है, फिर माइक दोबारा से जब ऑन करूँगा, पढ़ाने लगूंगा, तो आप वहाँ से वीडियो कंटिन्यू कर लेना। ठीक है, मेरे पास काटने वगैरह का टाइम ज़्यादा रहता नहीं है, इसलिए डायरेक्ट ऐसे ही काम करते हैं।
चलो बेटा इतना हो गया ना, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट नोट हो गए। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा, ठीक है, कंटिन्यू करेगा रहना, ठीक है, जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स कोई ना लगे। ये क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है अनबैलेंस्ड फोर्स के, है ना, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और तीसरा वाला क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। अब इनको समझेंगे डिटेल में कि है क्या या फोर्स क्या है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली तुमने फोर्स वर्ड तो सुना ही है, क्या होता है फोर्स? देखो बहुत सारे ना वर्ड हैं, पुश करना, धक्का मारना, पुल करना, खींचना, हिट करना, ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। तो इन सबको ही ना एक कॉमन नाम दे दिया गया, ठीक है, फोर्स। क्या नाम दे दिया? फोर्स, ठीक है। पहले मैं समझता था फोर्स कोई एनर्जी है ऐसा कुछ, लेकिन नहीं, नॉर्मली जो है ना हम पुशिंग को, पुलिंग को ही क्या मानते हैं, फोर्स। कि पुश किया है, पुल किया है तो क्या है वो, फोर्स है। समझ आ गया? तो वो एक स्पेशल टर्म वहां पे बना दिया, ठीक है, कि फोर्स लग रहा है कुछ, क्या लग रहा है, फोर्स, हम कुछ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल देखते हैं अब क्या बोलता है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी डिस्क्राइब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमने मोशन पढ़ा था, ये बात ठीक है ना, मोशन के बारे में पढ़ा था। व्हाट इज मोशन? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू टाइम, है ना, इट इज नोन एज मोशन। भाई मोशन क्या है? पोजीशन का चेंज ही मोशन है, पोजीशन का चेंज ही मोशन है टाइम के साथ, है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है। कि वही बोलते हैं ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, है ना, विद रेफरेंस टू टाइम, इट इज नोन एज, इट इज सेड टू बी इन मोशन, इट इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है। तो मोशन बेसिकली मूवमेंट भी कह सकते हो कि मूवमेंट है, ठीक है। तो वो बातें यहाँ पे आ जाती है। अब उसी में क्या क्या पढ़ा था कि पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी किस किस को याद है क्या होता है? बोलो। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो स्पीड है ना वो, तो ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। और प्रॉपर क्या वो हुआ, डेफिनेशन की अगर बात करोगे तो क्या बनता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड विद टाइम, स्पीड विद टाइम, सॉरी टाइम बोल रहा हूँ, डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन, है ना। जब हमने डायरेक्शन भी ले ली, जब हमने क्या ले ली बेटा, डायरेक्शन भी साथ में ले ली, मतलब वो जो प्लस और माइनस लेते हैं ना, ठीक है, वो क्या हो जाता है यहाँ पे, डायरेक्शन। तो जब हम स्पीड में क्या जोड़ देते हैं, डायरेक्शन, स्पीड में क्या जोड़ देते हैं, डायरेक्शन, तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी क्या बन जाता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? उसके बाद एक्सेलरेशन क्या होता है? व्हाट इज एक्सेलरेशन? बिल्कुल, है ना, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही है एक तरीके से, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब आगे देखते हैं जरा क्या क्या वो बोल रहा है। कह रहा है वी सॉ दैट सच अ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। अब ये जो मोशन है ये यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है। यूनिफॉर्म मोशन कब होता है? नहीं, सीधी लाइन वाली बात तो ठीक है, हाँ बोलो। हाँ, इक्वल डिस्टेंस एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर बराबर डिस्टेंस कवर हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा पहले घंटे में 60 कवर किया, फिर दूसरे घंटे में फिर 60 किया, फिर तीसरे घंटे में फिर 60 किया, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म। ये क्या है बेटा, यूनिफॉर्म। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो बात हो जाती है कि सेम टाइम सेम डिस्टेंस, सेम टाइम सेम डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? जब दोनों में से एक चीज सेम होगी और दूसरी अलग, दूसरी अलग। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उस तरीके से हम जाएंगे। आ रहा है समझ में? ये सब पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हो, रेट वगैरह के बारे में आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये कह रहा है बेटा कि हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि किस वजह से वो मोशन होता है। मोशन होता है ये तो ठीक है, लेकिन किस वजह से हो रहा है ये अभी तक नहीं पढ़ा। स्पीड जो होती है वो क्यों चेंज होती है टाइम के साथ, ठीक है। और कह रहा है कि क्या डू ऑल मोशन रिक्वायर अ कॉज, कि हर मोशन को क्या कोई वजह चाहिए। ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या कहता है, इफ सो, कह रहा है कि क्या नेचर है इस कॉज का। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक अब आगे मजे की बातें आएगी। ठीक है, कुछ समझने वाली। कह रहा है कि फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैड पजल्ड साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर। साइंटिस्ट और फिलोसोफर को ये मोशन वगैरह में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जिनकी वजह से उन्हें कंफ्यूजन होता था, है ना, पजल्ड थे। लेकिन यहाँ पे अब हो क्या रहा है जरा समझो। कह रहा है जैसे एक बॉल है बेटा ग्राउंड पे, ठीक है, अगर हम उसे क्या करें, हल्का सा हिट दे दें, थोड़ा सा मारें, तो क्या होगा, बॉल थोड़ा आगे बढ़ेगी और उसके बाद वापस से क्या होगी, रुक जाएगी, वापस से क्या हो जाएगी बेटा,
रुक जाएगी। इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? वो हमेशा के लिए चलती नहीं रहेगी, हमेशा के लिए चलती नहीं रहेगी। लेकिन क्या होता है कि इससे हमें क्या लगता है कि रेस्ट ही नेचुरल स्टेट है। रेस्ट ही क्या है भाई? कोई भी चीज़ हम जब उसे मोशन में लाते हैं तो एक टाइम के बाद जाके रुक जाती है ना? अगर हम दोबारा उसमें कुछ छेड़छाड़ ना करें, कोई फोर्स ना लगाएं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या लगता है कि नेचुरल स्टेट क्या है? रेस्ट। नेचुरल स्टेट क्या है बेटा? रेस्ट। लेकिन ये बात गलत हो गई। ये बात क्या हो गई? गलत। ऐसा माना जाता था, लेकिन तब फिल्म में कौन आए? गैलीलियो गैलीली और आइजैक न्यूटन। ये लोग आए और इन्होंने एक अलग अप्रोच बनाई मोशन को समझने के लिए, ठीक है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। समझ आया? कोई दिक्कत हो रही है? सही है ना सब? ठीक है। अब देखो यहाँ होगा क्या, ठीक है, कि कह रहा है कि हमारी जो रोज की जिंदगी है, हम देखते हैं कि कुछ एफर्ट हमें लगाना पड़ता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ताकि वो मोशन में आ सके, ताकि वो मोशन में। भाई कोई चीज़ पड़ी हुई है तो तुमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? एफर्ट लगाना पड़ेगा। समझ आया? तभी वो आगे बढ़ेगी। या फिर कोई चीज़ चल रही है तो उसे रोकने के लिए भी तुम्हें थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तभी वो रुकेगी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही वो ऐसा आपको यहाँ पे बोल रहा है। कह रहा है हमें ये होता है कि वी ऑर्डिनरली एक्सपीरियंस दिस एज अ मस्कुलर एफर्ट। हम मस्कुलर एफर्ट लगाते हैं, मस्कुलर एफर्ट, है ना, अपनी मसल्स का यूज करके ये चीज़ होती है। अब हो क्या रहा है ना, एंड से दैट वी मस्ट पुश और हिट और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन। कि हमें एक ऑब्जेक्ट को क्या करना पड़ेगा? या तो पुश करना पड़ेगा, या पुल मतलब धक्का मारेंगे, या फिर खींचेंगे, या हिट करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? ये सब चीज़ें हम उसके साथ करेंगे ताकि वो मोशन में आ सके। अब कह रहा है कि हम फोर्स के बारे में बात करेंगे, सोचेंगे, ठीक है, कि क्या होता है फोर्स, ठीक है। तो कह रहा है इनफैक्ट नो वन हैज सीन, टेस्टेड और फेल्ट अ फोर्स। कभी भी किसी ने ना इसको देखा है, ना टेस्ट किया है और ना फील किया है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो देखते हैं है क्या। कह रहा है इट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय डिस्क्राइबिंग व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड। हम बस ये कह सकते हैं कि अगर फोर्स अप्लाई हुआ है तब क्या होता है, तब क्या होता है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है जब पुशिंग है, हिटिंग है, या फिर पुलिंग है ऑब्जेक्ट की, ये सारे, ठीक है, क्या है? तरीके हैं ताकि ऑब्जेक्ट मोशन में आ सके, ताकि क्या आ सके? मोशन में। और ये क्यों मूव हुए? क्योंकि हम क्या करते हैं? फोर्स उन पे एक्ट करता है, फोर्स उन पे एक्ट करता है। समझ आ रहा है कि नहीं? फोर्स उन पे एक्ट कर रहा है, इसीलिए वो क्या हो रहे हैं? मूव। इतनी बात समझ आ रही है? अब देखो क्या कहता है। तो यही बात है कि जब हम देख पाते हैं कि फोर्स लगने से ही कोई चीज़ मूवमेंट में आ रही है, तो जिसकी मदद से वो मूवमेंट में आ रही है वही हमारा यहाँ फोर्स है, ठीक है। अभी देखते हैं और क्या बोल रहा है। कह रहा है फ्रॉम योर स्टडीज इन अर्लियर क्लासेस यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ फोर्स कैन बी यूज्ड टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। हमने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा है कि फोर्स का यूज करते हैं, है ना, किस लिए करते हैं? वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, किसी चीज़ की आपको डायरेक्शन बदलनी है, ठीक है, या किसी चीज़ की स्पीड को कम या ज़्यादा करना है, तो आपको क्या यूज़ हो रहा है? फोर्स यूज़ हो रहा है। तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि ये सब आप पढ़ चुके हो। अब देखो साथ में हमने ये भी देखा कि फोर्स जो है वो शेप और साइज भी बदल सकता है, शेप और साइज भी बदल सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई चीज़ को अगर दबाते हैं हम तो वो हो सकता है कि क्रश हो जाए, टूट जाए थोड़ी सी, तो उसने शेप को बदल दिया, उसने शेप को बदल दिया। या नॉर्मल स्प्रिंग है, इसको खींचोगे तो इसकी शेप बदल जाएगी। ये बॉल है, इसको दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये, ठीक है, तो चेंज हो रहा है शेप। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं कि फोर्स की मदद से, फोर्स कोई ऐसी चीज़ है, ठीक है, जिससे चीज़ें मोशन में आ रही है, जिससे चीज़ें मोशन में आ रही है। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, या उनकी पोजीशन और चेंज, मतलब ये क्या हो रहा है? उनकी शेप में चेंज आ रहा है, उनकी शेप में चेंज आ रहा है। इतनी बात समझ आई? कोई दिक्कत है इस बात में? आगे देखो क्या बोलता है। अब यहाँ ये टर्म आता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अभी तुमने जो मोशन के लॉ पढ़े उनमें अनबैलेंस्ड फोर्स टर्म का यूज किया गया था, है ना। तो वही आपको अब यहाँ पे समझना है कि बैलेंस और अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है। जरा समझना। देखो कह रहा है ये जो फिगर है 8.3 ये वाला, ये एक वुडन ब्लॉक दिखा रहा है, इसको हमने टेबल पे रख दिया है, ठीक है। दो स्ट्रिंग ली हुई है, एक एक्स और एक वाई, ये धागे हैं हमारे पास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मान लो इनको हमने क्या करा, बांध दिया। अब कह रहा है इफ वी अप्लाई अ फोर्स बाय पुलिंग द स्ट्रिंग एक्स, अगर हम क्या करें, एक्स को खींचें, एक्स को पुल करें, समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, ये ब्लॉक एक्स की तरफ जाएगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं है। जब ये एक्स की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ये राइट की तरफ जाएगा। ऐसे ही अगर हम वाई की तरफ से खींचेंगे तो ये लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइड से इक्वल फोर्स से खींचें, बराबर फोर्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, बराबर फोर्स हम लगाएंगे, तो उस केस में ब्लॉक घूमेगा नहीं, ब्लॉक घूमेगा नहीं। तो जब दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है, तो उसे कहेंगे बैलेंस फोर्स। क्या कहेंगे बेटा, बैलेंस फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, आगे समझो क्या बोल रहा है वो। कह रहा है कि ये जो बैलेंस फोर्स है ना, ये क्या करेगा,
कि ये ना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा ना मोशन को, ना स्टेट ऑफ रेस्ट को ना मोशन को। ये एक मजे की बात है समझना कि रेस्ट में कोई चीज़ है तब तो रुकी हुई है ही, जैसे ये है दोनों तरफ से। लेकिन अगर ये मोशन में भी होता ना और किसी एक तरफ कुछ ज़्यादा फोर्स नहीं लग रहा होता, दोनों बराबर होते, बैलेंस में होते, जितना फोर्स वहाँ से लग रहा है तो वो उतनी ही वेलोसिटी से चलता रहता वो ऑब्जेक्ट, उतनी वेलोसिटी से, जब तक एक तरफ से अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो, ठीक है। हाँ समझ आ रहा है ये बात। जैसे रुका हुआ ऑब्जेक्ट है वो नहीं चलेगा, ये बात तो समझ पा ही रहे हो। साथ में ये भी समझो कि अगर दो फोर्स बैलेंस हुए उतने ही ऑब्जेक्ट, तब उसने एक वेलोसिटी ऑब्टेन कर रखी है किसी भी चीज़ ने, है ना। दो क्या हुए, बैलेंस हो गए फोर्स और उतनी वेलोसिटी एक अटेन कर रखी है। तो जब तक कोई अनबैलेंस नहीं होगा, समझ आ रहा है, दोनों में से, तब तक वो चलता ही रहेगा उतनी वेलोसिटी पे, तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो चेंज करता कौन है, अनबैलेंस फोर्स। कौन चेंज करता है बेटा, आया। तो चलती चीज को भी रोकता कौन है, अनबैलेंस फोर्स। समझ आया कि नहीं। या ये कह सकते हैं कि कोई चल रहा है तो मतलब तब बैलेंस है, तब क्या है, बैलेंस। मतलब वेलोसिटी अगर सेम रह रही है, वेलोसिटी अगर सेम रह रही है तो वो भी बैलेंस फोर्स की वजह से ही हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बैलेंस फोर्स सिर्फ चलते को रुकवा नहीं रहा है, मतलब सॉरी रुकते को चला नहीं रहा है। समझ आ रहा है, वो जो चल रहा है उसे भी चलने दे रहा है, उसे भी चलने आ रही है बातें समझ में। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कहीं समझने में भाई, समझ आ रहा है। ठीक, क्या हो गया आंख में, अच्छा ऐसा क्यों, अभी हो रही है कि पहले से हो रही थी, तब ठीक है। चलो खैर, हाँ बेटा ये बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो बताओ। तो यही सब यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, कि बैलेंस फोर्स है। और ये कह रहा है कि डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कह रहा है एक सिचुएशन लो जहाँ पे दो अपोजिट फोर्स लगाए जा रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, मैग्नीट्यूड। तो एक तरफ जिस तरफ का ज्यादा होगा उस तरफ जाएगा, है कि नहीं। अगर मैं इस तरफ राइट वाले से मतलब एक्स वाले से तेज खींचूंगा तो वाई की तरफ नहीं जाके यहीं जाएगा। वो खींच मैं वहां से भी रहा हूँ लेकिन इसके जितना तेज नहीं खींच रहा, या वाई से ज्यादा खींच रहा हूँ, ठीक है, तो वाई की तरफ चला जाएगा। तो ये बातें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है कि इस केस में ब्लॉक जो है उस डायरेक्शन में जाएगा जहां फोर्स ज्यादा है, जहां फोर्स ज्यादा है। तो कह रहा है दस टू फोर्सेज आर नॉट बैलेंस। यहाँ दोनों फोर्स बैलेंस नहीं है। जब कोई ज्यादा और कोई कम होता है तो उन्हें बैलेंस नहीं बोलते, ठीक है। तो वही है कि अनबैलेंस फोर्स एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द ब्लॉक मूव्स, ठीक है। तो यही बात ये बोल रहा है कि जो अनबैलेंस फोर्स होता है ना ऑब्जेक्ट पे, वही उसे मोशन में लाता है, वही उसे मोशन में लाता है। समझ आया। या मोशन से रेस्ट पे भी अनबैलेंस फोर्स ही रहेगा, मोशन से रेस्ट पे भी अनबैलेंस फोर्स ही लाएगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स अगर रहेगा जब तक तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ आया। अभी देखते हैं और समझ आएगा जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे ना। नींद आ रही है, ये भी ठीक है। देखो जैसे ये बच्चों को दिखा रहा है कुछ को, ये कह रहा है कि क्या होगा जब कुछ बच्चे ट्राई करेंगे, ठीक है, एक बॉक्स को पुश करेंगे रफ फ्लोर पे, बॉक्स को पुश करेंगे। देखो ये स्टेप बाय स्टेप बताएगा। जब बच्चे अगर धक्का मारेंगे थोड़ी देर तक, मान लो हल्का धक्का मार रहे हैं, उतनी जान नहीं लगा रहे, जब नहीं लगा रहे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा, ये आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों, जितना ये लगा रहे हैं, यहाँ ज्यादा कम की बात नहीं हो रही कि वो ज्यादा है वो कम है, बात यह है कि हम उसे बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बैलेंस। क्योंकि जब वो हल्का धक्का मार रहे हैं ना, उस केस में फ्रिक्शन उसे क्या है, आगे नहीं जाने देगा, फ्रिक्शन उसे आगे नहीं जाने देगा। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन लग रहा है तो वो उसे आगे नहीं जाने, तो तब तक ये दोनों फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस है। तब तक क्या बोलेंगे, बैलेंस है, ठीक है। फिर क्या होगा कि मान लो अगर बराबर लगा रहा है तब भी नहीं होगा, लेकिन हाँ जब ये फोर्स ज्यादा हो जाएगा जो बच्चे लगा रहे हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, जब ये अनबैलेंस होंगे तभी ये डब्बा क्या होगा, आगे बढ़ेगा, तभी ये डब्बा आगे बढ़ेगा। समझ आ रहा है। जैसे देखो कह रहा है इफ दे पुश द बॉक्स विद अ स्मॉल फोर्स, है ना, कम फोर्स के साथ, तो वो नहीं, जो है बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेगा फ्रिक्शन की वजह से, जो कि उस डायरेक्शन में काम कर रहा है अपोजिट टू द पुश। जिस तरफ हम धक्का मारेंगे उसके अपोजिट में कौन काम कर रहा है, फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो क्या होगा, कह रहा है कि दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। भाई फ्रिक्शन फोर्स तो दो सरफेस कॉन्टेक्ट में, तो फ्रिक्शन फोर्स उनमें होता है, ये 8th में पढ़ चुके हो। कह रहा है इस केस में कि बॉटम जो है बॉक्स का और फ्लोर का जो रफ सरफेस है, ठीक है, वो है वो दोनों सरफेसेस, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बैलेंस कर देता है, पुशिंग फोर्स को क्या कर देता है, बैलेंस। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ बैलेंस ही रहेंगे वो, ठीक है, इसलिए जो है हमारा बॉक्स जो है वो मूव नहीं करेगा। अब कह रहा है कि चिल्ड्रन ने क्या करा कि पुश करा और जोर से, लेकिन अभी भी वो मूव नहीं किया, अभी भी वो मूव नहीं किया, क्योंकि वो अभी भी पुशिंग फोर्स को, यहाँ दो हैं, एक पुशिंग फोर्स और एक फ्रिक्शन, ठीक है। तो पुशिंग फोर्स को फ्रिक्शन अभी भी क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, अभी भी क्या कर रहा है बेटा,
बैलेंस। आगे कह रहा है इफ द चिल्ड्रन पुश द बॉक्स हार्डर, है ना, अभी भी ये क्या हुआ, अब क्या हुआ कि पुशिंग फोर्स ज्यादा हो गया। अब जब और ज्यादा धक्का मारा तो वो पुशिंग फोर्स क्या हो गया, और ज्यादा हो गया, ठीक है, और वो फिर फ्रिक्शन को, ठीक है, ओवरकम कर गया, उससे ज्यादा हो गया, और फिर अब क्या होगा, बॉक्स घूमेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन एक लिमिट तक उसे क्या कर रहा है, बैलेंस, एक लिमिट तक क्या कर रहा है, बैलेंस, है ना, उससे खुद से ज्यादा नहीं होने दे रहा, उससे खुद से ज्यादा नहीं होने दे रहा, समझ आया। तो जब वो फोर्स कम है तो भी हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, कह रहा है कि जब हम बाईसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, कह रहा है कि जब हम पैडलिंग को रोक देते हैं बेटा, तो क्या होता है, बाईसाइकिल जो है वो क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है ना, स्लो हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट में लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा है बेटा, अपोजिट में लग रहा है, ठीक है। और कह रहा है इन ऑर्डर टू कीप बाईसाइकिल मूविंग वी हैव टू स्टार्ट पैडलिंग अगेन, हमें बाईसाइकिल को चलते रहने देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि पैडल करना पड़ेगा, पैडल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है ना, कि हमें क्या लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो मेंटेन करता है अपने मोशन को जब हम अनबैलेंस फोर्स लगाते रहें, अनबैलेंस फोर्स लगाते रहें, समझ आ रहा है कि नहीं, वो अनबैलेंस फोर्स ही है ना जो हम लगा रहे हैं, जब तक वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर रहा है तब तक हमारी साइकिल चल रही है, लेकिन हम पैडल मारना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, ठीक है, कि वो चलना धीरे धीरे करके बंद हो जाती है ना, या स्लो हो जाती है। समझ आ रही है ये बात की नहीं, पहले तो हमें क्या लग रहा है यहाँ पे कि हमको अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते रहना पड़ेगा, अप्लाई करते रहना पड़ेगा ताकि वो मोशन में रह सके, ताकि वो मोशन में। लेकिन जितनी बात अभी तक हमने करी है, क्या इसके बेसिस पे लग रहा है ये बात सही है, क्या तुम्हें लग रहा है ये बात सही है कि हमें अनबैलेंस फोर्स लगाते रहना पड़ेगा। अभी हमने क्या पढ़ा था कि मोशन में रखने के लिए, ठीक है, मोशन में रखने के लिए बैलेंस फोर्स ही चाहिए, उसमें अनबैलेंस फोर्स की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज रुकी हुई है उसे चलाना है, ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए, या कोई चीज चल रही है और उसे रोकना है, ठीक है, तो अनबैलेंस फोर्स चाहिए, ठीक है। लेकिन चलते रहने देने के लिए क्या अनबैलेंस फोर्स चाहिए, नहीं। जब तक एक्सटर्नल कुछ अप्लाई नहीं होगा ना, समझ आ रहा है, तब तक वो ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। लेकिन ये रियल में पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा ना, तो वो बात हो जाती है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलते रहने देने के लिए हमें, ठीक है, सिर्फ बैलेंस फोर्स ही चाहिए, बैलेंस फोर्स ही चाहिए। आया ये बात, वो यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा है, ठीक है। देखो तो ये कह रहा है कि इट डज अपीयर दैट एन ऑब्जेक्ट मेंटेन इट्स मोशन अंडर द कंटीन्यूअस एप्लीकेशन, हाउएवर इट इज क्वाइट इनकरेक्ट। ये जो है बात गलत है, ये जो बात है बेटा गलत है, ठीक है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाता है जब जो फोर्सेज हैं, एक पुशिंग फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स, वो एक्ट कर रहे हैं और वो बैलेंस हो रखे हैं। वो क्या हो रखे हैं बेटा, बैलेंस। जैसे वो अनबैलेंस होते हैं, जैसे वो क्या होते हैं, अनबैलेंस, कि पुशिंग फोर्स जो है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है, क्यों, फ्रिक्शन की वजह से ही। फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है ना। तो वो बात यहाँ पे आ रही है कि नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना रहे, और जितना फ्रिक्शन है, जितना पुशिंग फोर्स है, वो दोनों क्या रहे, बराबर, वो दोनों क्या रहे, बराबर। तो उस केस में वो बैलेंस करते रहेंगे जब तक खुद को, तब तक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, तब तक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा। आगे वही कह रहा है कि अगर अनबैलेंस फोर्स हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तब चेंज आता है, चाहे स्पीड में आए चाहे डायरेक्शन में आए। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कोई ना कोई फोर्स हम ही लगाएंगे एक्सटर्नली, तभी वो चीज़ क्या होगी, उसका मोशन बदलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं, चाहे वो रुके, चाहे वो तेज हो, चाहे अपनी डायरेक्शन को बदले, अदरवाइज वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। तो स्ट्रेट लाइन में चलते रहने के लिए तो बैलेंस फोर्स काम आ रहा है, अनबैलेंस फोर्स चेंज उसको कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि चलाने के लिए अनबैलेंस फोर्स चाहिए, ये बात गलत है, ठीक है। चलाने के लिए अनबैलेंस फोर्स चाहिए, ये बात गलत है। समझ आया। वो बात यही हो रही है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, समझ आ रहा है, उसी की वजह से अनबैलेंस हो रहा है, ठीक है। फिर अनबैलेंस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, फिर हम उसी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसी को वापस बैलेंस करने के लिए हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, फोर्स दोबारा से लगा रहे हैं। समझ आया। और यही प्रोसेस फिर कंटिन्यूसली होता जाता है। आया कि नहीं आया। तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ बैलेंस फोर्स चाहिए अगर हमें कांस्टेंट वेलोसिटी में रखना है, कांस्टेंट वेलोसिटी में रखना है, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ चलती है। थैंक यू। कहाँ थे, समझ आई बात। तो ये कह रहा है कि टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एक्सेलरेट करने के लिए बेशक चाहिए, समझ आ रहा है, कि हम उसे बढ़ा सकें, हम उसे बढ़ा सकें। तो हमें एक्सेलरेट करने के लिए अनबैलेंस फोर्स चाहिए, और एंड द चेंज इन इट्स स्पीड, ठीक है, वुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज दिस अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड। तो वही बोल रहा है
कि जो चेंज है ना स्पीड का वो ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। कुछ कम ज़्यादा होता ही रहेगा, ठीक है। जितने टाइम वो बैलेंस में रहेगा उतने टाइम तो कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो वही बोल रहा है और कह रहा है कि अगर हम ये फोर्स हटा दें कम्प्लीटली तो ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा जिस वेलोसिटी पे है उसी पे चलता रहेगा। तो बात यह है कि हमेशा अनबैलेंस फोर्स लगता ही रहता है, इसीलिए वो स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, कमी इसीलिए हो रही है और ज़्यादा इसीलिए करनी पड़ रही है। अगर बैलेंस फोर्स होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। आया कोई दिक्कत है तो चलते रहने देने के लिए, तो यही है बस, बातों का खेल है वैसे तो, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं कभी, ठीक है। प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं कि पूरी तरीके से ये फोर्स हट जाए, समझ आया। जो अनबैलेंस फोर्स है वो पूरी तरह कभी हट नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि आप अप्लाई करोगे वहाँ से फ्रिक्शन लगेगा, वो धीरे धीरे चेंज होगा, वही चीज़ें इसमें आती है। मज़ा आया, कोई दिक्कत है इतने में? अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आज के लिए इतना ही था, ठीक है। वो स्टेटमेंट्स याद कर लेना। कल टेस्ट किस चीज़ का दोगे? कल मैथ का टेस्ट होगा। मैथ का कौन से चैप्टर का लूँ? चैप्टर 1 और 2 कर लोगे? ठीक है, चैप्टर 1 और 2 का टेस्ट है कल। क्या हुआ, कोई बात है क्या? चैप्टर 1 2 का टेस्ट है और परसों फिर ये कंटिन्यू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो चलो बच्चों, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम परसों मिलेंगे और जो मैं टेस्ट लूँगा वो मैं पोस्ट कर दूंगा, तो वो भी आप जो है सॉल्यूशन आप, और सॉल्यूशन भी बाद में डाल दूंगा, ठीक है। तो टेस्ट पहले खुद से देना, फिर जब सॉल्यूशन मिलेंगे तो चेक कर लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं परसों।